62-63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ RRSP ਸੀ ਉਹ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ $6.5 ਲੱਖ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਨਮ ਹੈ, ਬਰਥ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਦ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀਲੀ ਟੈਕਸਡ। ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਡੈਟ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ $1 ਲੱਖ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, मतलब in a family for kids, so legacy is transferred only 50% to the next generation. ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਥਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਸ ਖਤਮ, ਸਾਰੇ ਲੋਨਸ ਖਤਮ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ। 33% ऑफ Canadians are insured only. आप सोचें, बाकी जो GoFundMe बार खुलते हैं इसी वजह से खुलते हैं, राइट। RRSP जो है वो बेनिफिशियल है कि नहीं? अगर यंग एज में डेथ हो जाए सो RRSP का तो ये टैक्स का बेनिफिशियल है RRSP। 1500 की अगर आपको पूरी पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, डू यू थिंक कि आज की डेट में 1500 में गुजारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो 1500 के अलावा अगर आपका जुड़ा हुआ है और उसमें से $1000 इनकम आ रही है, दैट्स स्टिल बेनिफिशियल फी। एस्टेट प्लानिंग कितनी ज़रूरत है, क्योंकि सारी उम्र कमाते रहते हैं, प्रॉपर्टीज़ बना लो, बैंक बैलेंस कर लो, लेकिन डेथ हो जाए जो कि कभी भी कुछ हो सकती है, इज़ अनप्रडिक्टेबल। उस केस में एस्टेट प्लानिंग हम सोचते हैं हमने तो की नहीं। इंश्योरेंस एक टैबू है, जैसे कैंसर है ना एक टैबू, ऐसे इंश्योरेंस टैबू है कि इंश्योरेंस लेना मतलब हमने मर जाना है कोई, नहीं, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस कनाडा में 100% टैक्स फ्री है। कोई टाइम था जब मैं शुरू में आया था, $1 बचाने के लिए मैं 6 किलोमीटर भागा करता था। ये सच्चाई है, ताकि मेरे को बस में फेयर ना देना पड़े। बिल्कुल, सबने ये स्टोरी सबके साथ ही, मतलब मैं ये अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, पर ये हर इमिग्रेंट की स्टोरी है यार। फ्यूनरल एक्सपेंस देखें, आपके बाद आपके बच्चे की पॉकेट पे फ़र्क पड़ता है, क्रेडिट लाइंस यूज़ होती हैं एंड ऑल दैट। 20 से 25 हज़ार की फ्यूनरल एक्सपेंस रेशियो आप लेके चले और उसको पे करें, और कोई भी जानकारी आप हम जैसे लोगों के पास पहुंच सकते हैं। ओंटारियो कैनेडा के अंदर एक खबर इदां दी आई है कि RRSP फाइनैंशियल जिहड़ी सैगमेंट है ਉਹਦੀ अवेयरनेस सानू बहुत घट होंदी है। और आ न्यूज़ आई कि पेरेंट्स 62-63 साल की उम्र च पेरेंट्स जिहड़े है वो एक्सपायर हो गए ते उन्हां दी जिहड़ी RRSP सी ਉਹ और कैपीटल गेन जिहड़ा सीगा ਉਹਦਾ टैक्स बिल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ $6.5 ਲੱਖ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। सो जब साडी फाइनैंशियल प्लानिंग नहीं होंदी और इदां दे इंसीडेंट्स जिहड़े कि एकदम हो जाते हैं, ਉਹਦੇ च फाइनैंशियल प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंस है और की स्टोरी हुई बर्लिंगटन तो साढ़े नाल गेस्ट मौजूद है मिस्टर इंदर गोयल और नवनीत शर्मा। मिस्टर इंदर गोयल इज़ अ रियल्टर और नवनीत जिहड़े उन्होंने 20 साल का फाइनैंशियल फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। वेलकम टू द शो। थैंक यू नवनीत जी, स्टार्टिंग विद जिहड़ी मैं इंट्रोडक्शन दी है, इट्स अ बर्लिंगटन तो जिहड़ा केस होया है, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ज़्यादा पढ़ी खबर लोगों ने तो उन्होंने अपने बारे फिक्र हो गया कि असी भी आ प्लानिंग नहीं की सी आ स्टोरी सारी। सो नितिन जी, थैंक यू सो मच कि ਤੁਹਾਡਾ कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਟੌਪਿਕ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਇਨ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਡ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਐਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਫਕੋਰਸ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋ ਇੱਕ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ अपना कमाने जोड़ते हैं, RRSPs करते हैं, असी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बट सानू यह नहीं पता होंदा कि ਉਹਦੇ वास्ते सानू प्लानिंग करनी है। और वो प्लानिंग की सी कि अगर प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग की होंदी तो अज जिहड़ा बच्चों नू मॉर्निंग दे टाइम, मतलब जदों ग्रीव कर रहे सी अपने पेरेंट्स लई, ऑलरेडी इन्ने दुख च हैगे सी, उन्हां नू एक होर झटका बिल आया जिहड़ा दैट वाज फ्रॉम CRA and that mentioned कि वो बच्चे दो जड़े ने they owe 660,000 of the taxes on their parents. So एक छोटी जी मैं थानू गल दसदी है कि इत्थे ना साडी कंट्री दे अंदर आई थिंक सानू नहीं पता
ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ birth is free, right, but the death is very heavily taxed, and of course funeral coverages and all that ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ because ਸਾਡਾ final expense ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। but ਜਿਹੜੀ actual tax structure ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ death ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ estate ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ investments ਤੇ। so those kids from Burlington, they were white family and they were actually they have to pay 660,000, 6.5 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ। ਸੋ RRSP, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ RRSP ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਵਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 62 63 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ CRA ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ RRSP ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਪਾਊਸ A ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ RRSP ਔਰ ਨਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਪਾਊਸ A ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਾਊਸ B ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਦੈਨ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਵੀਲੀ ਟੈਕਸਡ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਡੈਟ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ $1 ਲੱਖ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, matlab, you know, in a family for kids. So legacy is transferred only 50% to the next generation. Okay. 50% has gone to CRA if it is not planned properly. Really? So normally ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, unlike our country back home India ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਥਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਸ ਖਤਮ, ਸਾਰੇ ਲੋਨਸ ਖਤਮ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ RRSP ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 50% ਟੈਕਸਡ। ਓਕੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਦੋ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? देखो नितिन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। देखो आई एम नॉट ए फाइनेंशियल प्लानर, नोर एम आई एन इंश्योरेंस प्रोफेशनल। नवनीत जो है वो एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल है, मैं एक रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ। लेकिन ये जो इशू है, आई थिंक ये पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है। चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं, किस तरीके से हम टैक्स पे करते हैं, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और हर किसी को एप्लीकेबल होता है। हमें, क्योंकि आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अवेयर फॉर पर्सन। मुझे नवनीत का फ़ोन आया, इंदर जी मैं एक सेगमेंट कर रही हूँ भी, आप अगर उसमें मेरे को ज्वाइन करोगे। तो मैंने कहा भी अगर जो भी मैं समझता हूँ, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आज तक जो मैंने लर्न किया है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अगर मैं वो शेयर कर सकता हूँ तो वाई नॉट। सो दैट इज़ वाई आई एम हियर। अदरवाइज मेरा इंश्योरेंस। सो आप क्या शेयर करोगे इस के ऊपर? देखो अब क्या है, एक्चुअली हमारे पास टैक्स सेविंग के, रिटायरमेंट के लिए, इंक्लूडिंग टैक्स सेविंग प्लस रिटायरमेंट के लिए, ताकि हमारे पास पैसे हों, कनाडा की जो हमारी CPP है या कोई और किसी किस्म की इंश्योरेंस हमें मिलती है, इन एडिशन टू दैट एक RRSP, 2 व्हीकल होते हैं, TFSA एंड RRSP। जो TFSA है उसमें हम जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि बाद में हम अपने निकालते हैं, वो हमारी इनकम में से टैक्स डिडक्टिबल नहीं है। तो जब TFSA हम जब विड्रॉ करते हैं, जब हमारे बच्चे विड्रॉ करते हैं हमारी डेथ के बाद, तो वो हमारी इनकम में ऐड नहीं होते। लेकिन जो RRSP है, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान, वो जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं, जब हम ग्रो अप हो रहे हैं, जब हम अपनी इनकम में हर साल अपना जो 18% या जो भी आपकी वो है जो भी लिमिट है, उसको जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके ऊपर हमें टैक्स ब्रेक मिलती है। सो दैट इज़ द रीज़न। वो जो टैक्स ब्रेक मिलती है उसका वो ये है भी 65 के बाद उसको हम जितने साल रहेंगे, एक एस्टिमेशन होती है, वो विड्रॉ किया जाएगा और जितना जितना विड्रॉ किया जाएगा वो हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो अगर हम RRSP को फॉर एग्जांपल, आपने जैसे ये एक केस हुआ अभी रिसेंटली, उनके पास 6 लाख से ऊपर की RRSP थी, कंबाइंड, फादर और मदर दोनों की। अब अगर सपोज उनकी डेथ ना होती, वो खुद निकालते, तो वो सारा का सारा उनकी वो उस साल की इनकम बन जाता, क्योंकि उसके ऊपर हमने ऑलरेडी
टैक्स बेनिफिट लिया हुआ है, ओवर द ईयर्स हमने टैक्स बेनिफिट लिया हुआ है। तो अब क्या हुआ, दोनों पेरेंट्स की डेथ एक ही साल में हो गई। नॉर्मली क्या होना था, अगर फादर की डेथ हो गई तो उनकी जो आरआरएसपी है वो मदर को ट्रांसफर हो जाती है, उस पे कितना Tax परसेंट free. टैक्स उसके होता ऊपर है? टैक्स नहीं होता। उस पे टैक्स अच्छा, वो हाँ। विदाउट टैक्स फ्री? हाँ, वो स्पाउस को ट्रांसफर हो जाती, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। फिर वो जैसे वो जो मदर है जितना जितना हर साल निकालती है उसके ऊपर टैक्स लगता। फेयर एनफ। अब इसमें क्या हुआ, दोनों पेरेंट्स की डेथ एक ही साल में हो गई, तो वो सारी की सारी, जैसे आप ये समझ लो उसको रिडीम कर लिया आपने, उसको आपने निकाल दिया, सो इट इज ऑटोमेटिक, इन इनकम इज कंसिडर्ड ऑटोमेटिक रिडम्पशन। सो वो लीगल हेयर्स जो हैं वो बच्चे हैं, उनको बच्चे। सो उनको ट्रांसफर हो गई। उनकी इनकम बन गई वो, बिल्कुल। क्योंकि अब उनके नाम पे जो एसेट्स हैं वो आ गए, तो उनकी इनकम बन गई। सो $6,60,000 बच्चों को आरएसपी चली गई, उनकी इनकम बन एज ए गई, इनकम होगी As a और income. रिडीम्ड विड्रॉल वो रिडीम टू, और हाँ। उस पे कितने परसेंट टैक्स है? 50%? अब आई थिंक ये उसमें ज्यादा ये देखना था, पड़ेगा। इनकी इनकम जो थी वो ज्यादा थी, ओके, क्योंकि जो भी अभी उन्होंने टैक्स दिया है वो 50% दिया है, इसका मतलब कि वो 1.2 मिलियन की होगी। ठीक है, अब उसमें Capital डिपेंड gain है करेगा, उसमें डिपेंड करेगा भी बच्चों की इनकम क्या है उस साल की। ठीक अगर है। बच्चों की इनकम कम है, सपोज करो इमेजिन करते हैं 0 है, तो फिर वो बच्चों की इनकम जो है वो 6,60,000 ही रहेगी। बिल्कुल, अगर उनकी अपनी इनकम भी ठीक है तो अब प्लस ये भी डिपेंड करेगा भी वो बच्चे 2 हैं 3 हैं, अगर एक ही उनका बच्चा है तो सारी इनकम उसकी हो जाएगी, 2 बच्चे हैं तो डिवाइड हो जाएगी, 3 बच्चे हैं तो फर्दर डिवाइड हो जाएगी, तो इनकम उसमें फिर जब इनकम स्प्लिट हो जाएगी बच्चों में तो टैक्स कम हो जाएगा। सो इंदर जी, मेरा सवाल ये है कि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, और बाकी दुनिया के देशों में कैसे होता है? कनाडा का तो समझ आ गया, नवनीत जी ने बता दिया कि अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, बच्चों को ट्रांसफर होती है, तो उस पर टैक्स लगेगा आरएसपी की रिडीम पे। बाकी कंट्रीज में कैसा है? देखिए, हर कंट्री में टैक्स लगेगा। आपके डेथ के बाद जो भी आपके एसेट्स हैं वो टैक्स फ्री नहीं है, ना वो इंडिया में है ना वो यूएसए में है। हर कंट्री के फाइनेंशियल अपने अपने व्हीकल्स हैं। हमारे यहाँ आरआरएसपी और जो व्हीकल्स हैं, अब इंडिया में भी जो आपके पास जो एसेट्स हैं, अगर पेरेंट्स ने अपने टाइम में जो एसेट्स जो ग्रो किए हैं वो टैक्स फ्री नहीं है, कोई टैक्स फ्री नहीं है। टैक्स स्लैब्स कम ज़्यादा हो सकती हैं, उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकती है। ये हो सकता है भी पहला 50% जो है, और उसमें फिर ये भी आ जाएगा भी आपके पेरेंट्स को उनके ग्रैंड पेरेंट्स से क्या इनकम मिली, जो उन ग्रैंड, अब जैसे किसी पेरेंट की डेथ हो जाती है, उसके बच्चों के पास चली जाती है, जो पेरेंट ने अपनी उम्र में कमाया वो डिफरेंटली ट्रीट होगा, लेकिन पेरेंट्स को जो उनके पेरेंट्स से बिल्कुल मिला था Ancestors जो है। वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। नवनीत जी, आपका एक्सपीरियंस 20 इयर्स इनटू द फाइनेंशियल प्लानिंग फील्ड, क्या बताओगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? पहली बात तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि जो मेरे साथ बैठे हैं इंदर जी, ही इज़ बीन हेयर फॉर मैनी डेकेड्स इन कनाडा, और ही इज़ अ वेरी अवेयर पर्सन। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ पे कम्युनिटी में, अवेयरनेस नहीं है नितिन जी। आज की डेट में डेटा कहता है कि 33% ऑफ कैनेडियंस आर इंश्योर्ड ओनली। आप सोचें, बाकी जो गो फंड भी बार बार खोलते हैं इसी वजह से खोलते हैं, राइट? कि इंश्योरेंस नहीं है उनके पास, इंश्योरेंस नहीं है, प्लानिंग्स नहीं है, कुछ डिसेबल लोगों हो को गए कहना है हैं। कि जब मर गए तो हमने इंश्योरेंस क्या करनी, उसके बाद तो बाकियों के लिए है, जीते जी जो है खा पी लो, एंजॉय कर लो, जाने के डेथ के बाद को पैसा आ जाए तो क्या करना? नहीं, देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप जिस कंट्री में बैठे हैं वो ये इस कंट्री के लिए नहीं बनती ये बात, क्योंकि पहले की बात अपनी कंट्री की बात अलग है। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, टैक्स कॉम्प्लिकेशंस, टैक्स चोरी है, बहुत सारी, यहाँ नहीं कर सकते आप। यहाँ पे तो सीधा सीआरए के पास सब कुछ है, राइट? अदरवाइज यू आर स्क्रूटनाइज्ड, राइट? अदरवाइज योर किड्स आर स्क्रूटनाइज्ड। अब जब आपने एक पौधा लगाया है, इतने बड़े बच्चे किए हैं आपने, इतनी लोग मैं देखती हूँ यहाँ पे भागते, आई डील विद हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स, बिजनेस ओनर्स, वो सुबह 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक काम कर रहे होते हैं, हेल्थ खराब कर रहे होते हैं। किसके लिए? कैपिटल गेन में देने के लिए? क्या हम सीआरए को टिप कर रहे हैं? टैक्स तो हम दे ही रहे हैं, बट हम सीआरए को टिप कर रहे हैं। पहली बात तो थोड़ा सिस्टम हमारा चेंज होना चाहिए, क्योंकि बहुत हैवी टैक्स है ये बच्चों के ऊपर। एंड यहाँ के बच्चे तो आपको पता है वो ये कहते हैं हमें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, बट अल्टीमेटली जाएगा तो कहीं ना। हाँ, बट अगर चैरिटी को आप देते हैं, जैसे किसी मंदिर गुरुद्वारे को देते हैं, तो उसका डिफरेंट टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज है। बट फॉर ऑल दैट स्टफ यू मस्ट हैव फाइनेंशियल एडवाइजर। जैसे अब आपने बोला कि वो उनकी एज थी 62-63,
इवन कोई 50 ईयर में भी डेथ होती है और उनके पास अगर $1 मिलियन का वर्थ है, तो वो $1 मिलियन के फर्स्ट 50% पे आपको कैपिटल गेन नहीं है, बट सेकंड 50% पे आपको 50% कैपिटल गेन है जो बच्चों को देना पड़ेगा। सो आरआरएसपी जो है वो बेनिफिशियल है कि नहीं? अगर यंग एज में डेथ हो जाए, सो आरआरएसपी का तो ये टैक्स का क्यों बेनिफिशियल है आरआरएसपी लेनी? देखिए, आरआरएसपी होनी चाहिए मेरे हाँ। हिसाब से, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग हैं जो जॉब करते हैं जिनके आरआरएसपी कटती है, एम्प्लॉयर्स जो है वो आरआरएसपी कंट्रीब्यूट करते हैं, ज़रूर होनी चाहिए। और दिस इज़ वन ऑफ द व्हीकल कि जो आप देखिए 1500 की अगर आपको पूरी पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, डू यू थिंक कि आज की डेट में 1500 में गुजारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। तो वो 1500 के अलावा अगर आपका जुड़ा हुआ है और उसमें से $1000 इनकम आ रही है, दैट्स स्टिल बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, इंदर जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ जी नितिन जी, ये जो हमने अभी स्टोरी आपसे डिस्कस की, ये जो 6 लाख के ऊपर का उनका बच्चों का टैक्स था, उसमें एक थोड़ी सी दूसरी एक्सटेंशन ये है। देखिए, अगर आदमी की, जैसे कि अभी इन्होंने कहा, नवनीत ने कहा कि अगर आपके एसेट $1 मिलियन है तो उसके ऊपर 50% आपको बचेगा क्योंकि कैपिटल गेन है। देखिए, वो जो अगर आपकी वर्थ $1 लाख है, वो ये डिसाइड करेगा भी वो आपके पास कैश है या आपके पास एसेट प्रॉपर्टी वगैरह है। अगर आपके पास कैश है, आपके पेरेंट्स के पास कैश था, तो फिर आपका शायद कोई टैक्स नहीं है, कोई 50% नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, वो सारा कैश आपका है क्योंकि आपके पेरेंट्स ने उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो उनकी अगर जो कैपिटल, उनकी जो वर्थ है, जो उस समय उनके जो एसेट्स है 1 मिलियन है, लेकिन वो कैश में है क्योंकि वो सारा कैश उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। हाँ, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट ग्रोथ है वो कैपिटल गेन के घेरे में आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा। लेकिन अगर उनके एसेट जो है वो प्रॉपर्टी में है, उन्होंने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है जो कि उनकी नेटवर्थ है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी 10 साल पहले उन्होंने ली थी, 4 लाख की ली थी, अब वो मिलियन की होगी, तो फिर वो 6 लाख के ऊपर जो है, 4 लाख के ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि वो तो उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। जो 6 लाख है वो कैपिटल गेन है, ना कि $1 मिलियन। उस 6 लाख के ऊपर फिर जो उनकी टैक्स, उसमें फिर उनको 50% जो है वो हमारी गवर्नमेंट कैपिटल गेन के ऊपर 50% हमें वो बेनिफिट देती है, बाकी 50% जो है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो हमें ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखिए, अब इसमें भी क्या हुआ, इन बच्चों के पास एक प्रॉपर्टी थी, उनके पेरेंट्स के पास एक प्रॉपर्टी भी थी। यस। अच्छा, अब मैं नवनीत की हेल्प कर रहा हूँ, शी इज एन इंश्योरेंस प्रोफेशनल। लोगों को क्यों इंश्योरेंस बाई करनी चाहिए? ठीक है। ये जो टैक्स उन्होंने बच्चों ने दिया, ये कैसे बच सकता था? ये बच सकता था अगर जब पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी ली तो उस समय उन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी ले ली होती। उनके पास थी बट बहुत थोड़ी सी थी, क्योंकि अगर उन्होंने उस समय लाइफ इंश्योरेंस ली, सपोज करो आपने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ली और आपने $500,000 की लाइफ इंश्योरेंस ले ली, ठीक है, तो जब उनकी डेथ हुई तो वो जो फिर बच्चों के पास वो जो सारा पैसा ट्रांसफर हुआ, वो लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी बच्चों के पास आ गई, तो फिर साथ के साथ उसको $500,000 की इंश्योरेंस भी कैश होती, तो फिर वो इंश्योरेंस प्रोसीड जो है वो टैक्स के रूप में दिया जा सकता था। उनकी जो $6 लाख है जो वो बच जाते। तो इस तरीके से इंश्योरेंस, जो मैं ये समझता हूँ, अभी कि मेरा इंश्योरेंस से कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने ओवर दी ईयर्स ये थोड़ा थोड़ा लर्न करने की कोशिश की है, तो ये इस तरीके से हम, अगर इंश्योरेंस जो है वो आपके मल्टीपल पर्पजेस में काम आती है। अगर आपकी छोटी एज में डेथ हो जाए तो नेचुरली आपकी फैमिली को, बच्चों को सपोर्ट है, लेकिन लेटर ऑन इसके बड़े यूजेज हैं, जो कि बड़े स्मार्ट लोग हैं, बड़े फाइनेंशियली जो एस्टूट लोग हैं, जो वेल टू डू हैं, वो इसको बड़े तरीके से यूज करते हैं। नवनीत जी, एस्टेट प्लानिंग, व्हाट इज एस्टेट प्लानिंग? क्योंकि इन आवर कम्युनिटी इट्स क्वाइट अवेयरनेस, जैसे आपने कहा, और आपने बड़ी अच्छी चीज़ कही है कि डेथ इज हेविली टैक्स्ड वेयरएज बर्थ इज फ्री। सो ये जो है, इसमें आप बताओ कि एस्टेट प्लानिंग कितनी ज़रूरत है? क्योंकि सारी उम्र कमाते रहते हैं, प्रॉपर्टीज़ बना लो, बैंक बैलेंस कर लो, लेकिन डेथ हो जाए जो कि कभी भी कुछ हो सकती है, इज़ अनप्रडिक्टेबल। उस केस में एस्टेट प्लानिंग हम सोचते हैं हमने तो की नहीं।
ऐसे हमने मैक्सिमम फैमिलीज का देखा है, तो व्हाट इज एस्टेट प्लानिंग? सो इस केस में भी जो है उनकी बेटी ने यही बोला कि एस्टेट प्लानिंग नहीं की गई थी ठीक तरीके से, हालांकि दे वर कॉकेशंस एक्चुअली, तो इस वजह से इतना सब उनको करना पड़ा। वेरी वेल सेड इंदर जी ने जो बोला इंश्योरेंस, देखिए हम ना, इंश्योरेंस एक टैबू है, जैसे कैंसर है ना एक टैबू, ऐसे इंश्योरेंस टैबू है कि इंश्योरेंस लेना मतलब हमने मर जाना है कोई, नहीं ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस कनाडा में 100% टैक्स फ्री है। देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स, कनाडा जो है बड़े हद तक नाम खराब है कि बहुत हैवीली टैक्स है, बट कुछ चीज़ें TFS है, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, उसकी भी लिमिट है, राइट, हर साल चेंज कर देते हैं वो। दूसरी चीज़ आपका प्राइमरी रेजिडेंस, वो टैक्स फ्री है, लॉटरी मनी टैक्स फ्री है, आपका इंश्योरेंस का मनी 100% टैक्स फ्री है। जब हम स्टेट प्लानिंग करते हैं, जैसे इंदर जी ने कहा कैश कितने लोगों के पास है 1 मिलियन? मैं तो कहती हूँ कोई 10,000 भी आज की डेट में जो इन्फ्लेशन चल रहा है किसी के पास नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, समझदार लोग। तो वो क्या करते हैं, री इन्वेस्ट, प्रॉपर्टी ले लेने हैं जी, घर ले लेने हैं, राइट, बट घर थानू नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो, इट विल बी कैपिटल गेन्ड इवन फॉर योर सेल्फ। अगर आप जीते जी उसको बेचते हैं, रिटायरमेंट में अभी मेरे एक ओल्ड कपल हैं क्लाइंट्स, उन्होंने अपनी बेची सेकेंडरी प्रॉपर्टी, हेविली टैक्स, $2.5 लाख टैक्स, दे नेवर न्यू अबाउट दैट। इंदर जी ने आपकी इंश्योरेंस में हेल्प की है, ही हिमसेल्फ इज अ रियल्टर, सो आप ये मत कहो कि प्रॉपर्टी सेकंड नहीं इन्वेस्ट करनी। उसका नहीं, उसका जो है उसका भी तरीका है। अगर आप सेकेंडरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आपके अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं, और लेनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर प्लानिंग फॉर योर किड्स, आने वाले टाइम पे घरों का क्या हाल होने वाला है आपको पता है, जिस हिसाब से चल रहा है, आप लीजिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के नाम पे कीजिए, ट्रस्ट बनाइए। सो जैसे आपने स्टेट प्लानिंग कही, स्टेट प्लानिंग के डिफरेंट व्हीकल्स हैं, जैसे कैश पड़ा है आपके पास, बिजनेस ओनर्स हैं, वो कहते हैं कहाँ कैश को हम टैक्स शेल्टर्ड ग्रो करें, म्यूचुअल फंड्स में भी डालते हैं, आप डालिए। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, डोंट पुट योर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप ये नहीं, कई लोग ना वो प्रॉपर्टी ही लेते जाते हैं, या आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट्स ही करते जाते हो, बट यू शुड नो व्हाट आर द व्हीकल्स। सो टेक्निकली यू हैव एन ऑप्शन कि हम जब आपको एडवाइस करते हैं कि आप ऐसे प्लान में डालिए जहां आपका पैसा आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं और जो ग्रो हो रहा है टैक्स फ्री। जब वो निकल रहा है इंश्योरेंस के फॉर्म में, तो वो निकल रहा है टैक्स फ्री। देयर आर मैनी वेज, आप अपनी कॉर्पोरेशन पे ले सकते हैं, कॉर्पोरेशन बेनिफिशरी बन सकती है, बाद में CD अकाउंट्स खोल सकते हैं, मैनी व्हीकल्स। सेम वे जो मैं आपको प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, मैनी व्हीकल्स की, अगर आज कुछ होता भी है, हम बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी करते हैं, अगर वो बच्चे अपने प्राइमरी रेजिडेंस बना लेते हैं उस प्रॉपर्टी को, सो इट्स नॉट गोना बी टैक्स्ड। ठीक है, राइट इंदर जी। और भी दूसरा आई थिंक होता है कि आप कुछ घर को किराए पे चढ़ा दें माँ बाप के। इंदर जी क्या कहेंगे आखिरी में आप? नहीं, देखिए, जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल रेजिडेंस है, अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो प्रिंसिपल रेजिडेंस जो है वो एग्जम्प्टेड है, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो बच्चों के पास जाता है तो वो एग्जम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट, सिर्फ घर की बात नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट वो जो प्रिंसिपल रेजिडेंस के बाद है, चाहे वो मल्टीपल घर हैं, दूसरा तीसरा चौथा घर है, जहाँ आपके पास कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, वो सारी आपकी इन्वेस्टमेंट्स में आती हैं। चाहे आपने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, वो सारे, उसमें फिर जो कैपिटल गेन होता है, देखो सरकार सिंपली ये बोलती है, भाई हमने आपको जो बेनिफिट्स दिए हैं, आप उसको लेके आपने $1 लाख इन्वेस्ट किया, आज आपका वो 1 मिलियन हो गया, तो भाई हमें भी कुछ हिस्सा दे दो, आफ्टर ऑल उन्होंने भी खर्च करना है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें कई बार ऐसा लगता है, मैं थोड़ा डिफरेंट दूसरी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एनालॉजी मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे अब हमारा एक सिस्टम ऐसा बन गया भी, अगर आप मेहनत नहीं करते, अगर आप रिफ्यूजी हो, अगर आप वेलफेयर पे जाते हो, तो आप सरकार से पैसा लेते हो, लेकिन आपकी लायबिलिटी कोई नहीं, आपने किसी को कुछ नहीं देना, क्योंकि आप सारी उम्र वेलफेयर पे रह रहे हो। और लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, वर्क हार्ड करते हो, 18-18 घंटे काम करते हो, अपने एसेट्स बनाते हो, तो यू आर पीनलाइज्ड, क्योंकि आप जो भी कमाते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे रहे हो। तो ये जो डिसइंसेंटिव है ना, हमारी सोसाइटी एक तरह की सोशलिस्ट सोसाइटी बन गई है ऐसी भी, अगर आप कुछ नहीं करते, फ्री बैठते हो, रोज सड़क पे जाके प्रोटेस्ट में ज्वाइन कर लेते हो और वेलफेयर पे चले जाते हो, क्योंकि सरकारें चाहती हैं भी कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे। ये सरकारों की अच्छी बात है, लेकिन लोग उस चीज़ को मिसयूज करते हैं। आप मेहनत करते हो, आपने प्रॉपर्टी ले ली,
आपके ऊपर वो टैक्स बढ़ाते जाएंगे। अभी जैसे ब्राम्पटन में इतना बड़ा इशू चल रहा है, कितना बड़ा टैक्स रेज हुआ। बिल्कुल जो लोग फ्री लोडर हैं, जिनको वो ऑलरेडी सरकार से इतने पैसे ले रहे हैं, वेलफेयर ले रहे हैं, रिफ्यूजी हैं, वो प्रॉपर्टी नहीं लेते, ठीक है ना, होटल्स में रहते हैं, वो किराए, Hotels में रहते हैं। क्योंकि सरकार दे रही है। बिल्कुल अगर किराए पे भी चले जाते हैं, वो आजकल साल साल किराया नहीं देते, क्योंकि जो टेनेंट बोर्ड है बिल्कुल उसकी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। बिल्कुल और वो जो हमारे कोर्ट्स हैं, वो उनके प्रति सिंपैथेटिक है। जिस आदमी ने दिन रात मेहनत करके इन्वेस्टमेंट बाई की है, Yeah. हमारे कोर्ट्स उसको पेनलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब ये जो हमारी मेंटल सिकनेस है ना, हमें उनका जो इंसेंटिव है ग्रो करने का, सख्त मेहनत करने का, हम उनसे वो छीन रहे हैं। उल्टा जो लोग मेहनत कर रहे हैं, नितिन जी है, ये है, मैं है, जो लोग हम 16-16 घंटे काम करते हैं। एक कोई टाइम था जब मैं शुरू में आया था, $1 बचाने के लिए मैं 6 किलोमीटर भागा करता था। ये सच्चाई है, ताकि मेरे को बस में फेयर ना देना पड़े। बिल्कुल सबने ये स्टोरी सबके हाँ, साथ ही, मतलब मैं ये अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, पर ये हर इमिग्रेंट की स्टोरी है यार। बिल्कुल Yeah. हर इमिग्रेंट अपनी स्टोरी अपने हिसाब से बता सकता है। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, वो मेहनत करने वालों को पेनलाइज करती हैं। ठीक है नवनीत जी, इन द एंड टाइम हमारा हो चुका है। इन द एंड जाते जाते आप ये बताओ कि जब कोई भी इंसिडेंस ऐसा अनटूवर्ड्स हो जाता है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस इन केस ऑफ अ डेथ, क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? फ्यूनरल एक्सपेंसेस उसकी बात ही नहीं करते। हमारी कम्युनिटी में तो बिल्कुल नहीं होती कि हम बुजुर्गों को भी नहीं होती कि हमने कितने एक्सपेंसेस रखने हैं फ्यूनरल के लिए, और या एस्टेट प्लानिंग ही नहीं की होती और विल भी नहीं की होती। सो कौन कौन सी चीजों का शॉर्ट में अगर बताएं कि हमें ख्याल रखना सबसे चाहिए? ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, पहली चीज का वो है विल। विल बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, विल ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ एस्टेट में चली जाती है। बहुत बड़े एक लीडर है, मैं नाम नहीं लूँगी, जो हमारे ओंटारियो को चलाते थे, उनकी एस्टेट आज तक उनकी डेथ के 10 साल तक फंसी हुई है। सो वो आपके स्पाउस को भी नहीं देते। सो यू शुड हैव विल, यू शुड हैव एग्जीक्यूटर। और फ्यूनरल एक्सपेंस देखें, आपके बाद आपके बच्चे की पॉकेट पे फ़र्क पड़ता है, क्रेडिट लाइंस यूज़ होती हैं एंड ऑल दैट। 20 से 25 हज़ार की फ्यूनरल एक्सपेंस रेशियो आप लेके चलें और उसको पे करें। और कोई भी जानकारी आप हम जैसे लोगों के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़, हर सिस्टम में गैप है, बट हम अपनी लाइफ को कैसे ठीक रख सकते हैं आने वाले ठीक है। जनरेशंस को, वो हमने देखना है। किसी ने कोई कांटेक्ट करना हो, कहाँ पे कर सकते हैं? हाँ श्योर, यू कैन रीच आउट टू मी। आप 647-894-9505, नहीं तो आप नितिन जी को रीच आउट कर सकते हैं, आई कैन बी देयर। बट प्लीज हैव योर विल एंड हैव योर ऑल द कवरेजेस इन एस्टेट प्लानिंग डन at right time. इंदर जी, योर फाइनल वर्ड्स ऑन दिस? नहीं, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, आई थिंक द मोस्ट विल, मैं सोचता हूँ बाद में आप किस देखो, ये डिपेंड करता है आप लाइफ की किस स्टेज पे हो और आपकी क्या प्रायोरिटी है। आप यंगर एज में हो तो आपको सबसे पहले अपनी जो फैमिली है, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, उनकी लुक आफ्टर करनी है। तो आप सबसे पहले वो इंश्योरेंस जो है मिनिमम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी अफोर्ड कर सकते हो, सबसे पहले वो लो। क्योंकि इवेंट अगर बाई चांस कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली और बच्चे प्रोटेक्टेड है। उसके बाद जैसे जैसे आप ग्रो करते हो टुवर्ड्स दी एंड, आफ्टर 60, आफ्टर 55, आप अपनी विल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विल तो हर वक्त होनी चाहिए। एवरी स्टेज ऑफ लाइफ विल होनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस के साथ साथ वो विल भी होनी चाहिए, ताकि आपके जो एसेट्स है वो किस तरह के डिवाइड होंगे। ठीक है ना। बाकी जैसे आपने बात की फ्यूनरल एक्सपेंसेस की, ठीक है, वो देखो 20, 25, 30 हज़ार डॉलर मेरे को ये लगता है हमारी फैमिलीज जो है, इंडियन फैमिलीज, वो इसलिए उसकी परवाह नहीं करती क्योंकि उनको लगता है भी इतना तो होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, चाहे 50 हज़ार की इंश्योरेंस करवा लो आप, टैक्स फ्री है ना, ताकि वो आपको वो जो टैक्स फ्री पैसे मिलेंगे आपके ऊपर बर्डन ना आए। ठीक है ना। बाकी जितनी ज़्यादा करवा सकते हो, आई थिंक इंश्योरेंस इज़ ए व्हीकल जो भी लोगों को ठीक इसके बारे में लर्न करना चाहिए और फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू इंदर जी, थैंक यू नवनीत जी फॉर गिविंग अस वाइटल इंफॉर्मेशन। थैंक यू नितिन, थैंक्स फॉर सो मच। सो आ सके एक फाइनेंशियल एडवाइजर और रियल एस्टेट ब्रोकर, सो ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੇਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਲਾਈਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਸਟੇਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ have a bill, big bill from CRA, ਜਿਹੜਾ ਕਿ millions dollars 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ depending on the estate. So must talk to your financial planner today and plan for the death, because truly said कि birth is free but death is heavily taxed. So must talk to your financial planner today.